हेलो स्टूडेंट, मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। और आज की हम क्लास में देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति। तो भारत के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए। और फिर से दोहराऊंगा, ये ओनली बीए पार्ट फर्स्ट का ही वीडियो नहीं है, ये आपको एंड तक एमए तक भी काम आएगा। और एमए के बाद में आपको नेट जेआरएफ करनी है तो वहाँ पर भी काम आएगा। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा आरएस के एग्ज़ाम देने हैं, यूपीएससी देना है, कुछ भी कंपटीशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए, क्योंकि अब क्या है कि वर्तमान में वनस्पति को लेकर के बहुत ही चिंताजनक विषय सामने आ रहे हैं। ओजोन को बचाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसीलिए वनस्पति जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं भारत की वनस्पति को, ठीक है। तो चलते हैं सीधा सब्जेक्ट की तरफ। तो देखिए, आज हम देखते हैं भारत की वनस्पति के टाइप। तो टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के 5 टाइप हैं हमारे पास में, जिसमें सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी एवरग्रीन, और अर्ध सदाबहार सेमी ग्रीन, यानी ये हमारे पास में आ जाएगा जो सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पति है। उसके बाद में है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन, कहते हैं इसको। कांटेदार वन, मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को डिसाइड करना है अपने को, इन तीनों का कंपैरिजन करना है कि इसमें क्या क्या होता है। पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन अलग से हैं, उनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ देखना ही अपने को इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ध्यान रखनी है अपने को, बात एक कि जो इनमें होने वाली वर्षा है उसके बारे में अपने को देखना है कि वर्षा यहाँ पे कितनी होती है। तो उससे पहले हम ऐसे करते हैं, इनको थोड़ा सा और अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आएगा सदाबहार वन, सदाबहार। उसके बाद में आ जाएंगे अर्ध सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार। इसके बाद में आएगा अर्ध पर्णपाती, ठीक है। फिर आएंगे पर्णपाती, और उसके बाद में आएंगे मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वनस्पति। तो ये हमने जो डिसाइड किया है, इसको जो अलग अलग इसके विभाजन किए हैं हमने, ये हमने वर्षा के आधार पर लिए हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्षा के आधार पर हम देख रहे हैं। और जैसे जैसे और वर्षा बढ़ाएंगे या और ठंड बढ़ाएंगे, इसके बाद में तो ठंडी होगी। यहाँ देखते हैं एक बार पहले, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आएगी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें सदाबहार वन मिलेंगे। और जैसे ही वर्षा में थोड़ी सी कमी आई तो वो वन कैसे हो जाएंगे, अर्ध सदाबहार हो जाएंगे। यानी ये रहेगा हमारे पास में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन कहलाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में आते हैं पर्णपाती, पर्णपाती वन। इसमें देखिएगा कि पर्णपाती वन के अंदर हमारे पास में है 100 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन और बदल जाएगी, इसीलिए ये पर्णपाती वन में आ जाते हैं। तो ये अर्ध पर्णपाती रहेंगे। और बिल्कुल पर्णपाती यानी बिल्कुल ही पतझड़, एक अर्ध पर्णपाती को हमने ऊपर रखा है। देखो यहाँ पे तो क्या था कि सदाबहार, जो सदाबहार भरे रहते हैं, और अर्ध सदाबहार जो थोड़े कम सदाबहार रहते हैं, तो ये कम की कंडीशन को दर्शाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पर हमने पर्णपाती को नीचे लिखा, अर्ध पर्णपाती को ऊपर लिखा। इसकी क्या कारण है, इसका क्या डिफरेंस है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि पर्णपाती, एक तो मैं कहता हूँ बिल्कुल पूर्णतः पतझड़, और एक कहूँ मैं आधे पतझड़। तो आधे पतझड़ जो हैं वो ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो जो बिल्कुल ही पतझड़ है वो नीचे रहेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे अर्ध पर्णपाती को ऊपर लिखा है। और पतझड़ जो है यहाँ पे पर्णपाती जो है ये रहेगा 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक।
100 सेंटीमीटर तक हमारे पास यहाँ पे ये रहने वाला है। उसके बाद में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला स्थान, कम वर्षा जो होगी यहाँ पे, वहाँ हमें मरुस्थलीय वन देखने को मिलेंगे। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमने इसको बांटा है, ये जो 3 है ना, हमने इन तीनों के 5 बना दिए हैं। तो आगे इसको यूज़ करेंगे हम। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए, तो वर्षा से डिसाइड तो हमने कर दिया। अब हम देखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्द्रता की जो मात्रा होगी ना, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार के अंदर, तो यहाँ से होगी 70% से 80% तक इसकी आर्द्रता होगी। आर्द्रता यानी कि वायु के अंदर नमी, यानी कि कोई वायु है, जैसे कोई गिलास है, गिलास को कह देते हैं कि एक वायु का बाहरी आवरण है। अब इस गिलास में कितना पानी है, यानी इसमें नमी कितनी है, तो अगर इसमें 70% पानी है तो वो आर्द्र हो गया, मतलब ये आर्द्रता कहलाएगी उसकी। तो हवा में भी क्या होता है, आर्द्रता होती है उसकी। तो हवा के अंदर जितनी पानी की मात्रा होगी वही उसकी आर्द्रता कहलाएगी। अब यहाँ पर जो भी हवा है, जो भी ये क्षेत्र है, जो भी यहाँ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आर्द्रता कितनी रहती है, तो आर्द्रता रहती है 70 से 80% की। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ आएगा हमारे पास में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, तो यहाँ आएगी 60 से लेकर के 70% आर्द्रता रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पर रहेगी हमारे पास में 50% से लेकर के 60% तक की आर्द्रता हमें यहाँ पर मिलेगी। यानी कि जो कांटेदार, जो मरुस्थलीय इलाका होता है, यहाँ पर आधी ही मतलब आर्द्रता होती है। देखो, आर्द्रता जो होती है यही वर्षा करने में सहायक है। जैसे ही हवा की मात्रा में, ये हवा है, ये हवा का कण है, इसमें 50% तक क्या है, आर्द्रता है, 50% तक इसमें आर्द्रता है। जैसे ही इसमें 80% तक आर्द्रता हो जाएगी ना, तो ये हवा भारी हो जाएगी। और जैसे ही ये पहाड़ों पर ऊपर की ओर उठेगी ना, तो और ज़्यादा भारी होने की वजह से वो क्या कर देगी, अपने अंदर से वो पानी को क्या कर देगी, ड्रॉप कर देगी, नीचे गिरा देगी। तो यही इसमें 80% जो पानी है वही बूंद के रूप में नीचे गिरेगा। तो इस प्रकार से ही वर्षा होती है। ओके, चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। ये होगी आर्द्रता। अब हम देख लेते हैं औसत वार्षिक तापमान की बात कर लेते हैं। औसत वार्षिक तापमान की अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 35 डिग्री से यहाँ पे मिलेगा अपने 28 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस मिलता है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं मरुस्थल की, तो यहाँ पे हमें 30% औसत तापमान मिलेगा। सॉरी, 30% नहीं, हम औसत वार्षिक तापमान देख रहे हैं। तो औसत वार्षिक तापमान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान आ जाएगा। देखो यहाँ पे अब आपको लगेगा कि इस एरिया में ज़्यादा गर्मी है, तो इस एरिया में तो ज़्यादा मरुस्थल होना चाहिए था, लेकिन उसका कारण आपने पीछे जलवायु में देखा है। क्यों? क्योंकि जितनी अधिक गर्मी होगी तो उतना ही उसके आसपास वाष्पीकरण होगा, और जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उससे उतनी अधिक क्या होगी, बादल बनेंगे। और उन बादलों से क्या होगी, यहाँ पे कोई भी अवरोध आएगा तो टकराएंगे तो वर्षा होगी। तो ये कारण है कि मरुस्थल में भले ही टेम्परेचर कम है। देखो टेम्परेचर क्यों कम है मरुस्थल के अंदर, इसका कारण भी इसकी मिट्टी में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी है, जिस वजह से मरुस्थल के अंदर क्या होता है कि रात में तो बहुत अधिक ठंड पड़ती है और दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। और उन दोनों का एवरेज जब हम निकालते हैं तो जो ठंडा महीना होता है और गर्म महीना, ध्यान रखिएगा, औसत वार्षिक तापमान कैसे निकाला जाता है। सबसे गर्म महीना, गर्म माह का तापमान और ठंडे माह का तापमान, इनका औसत किया जाता है, इनका औसत एवरेज निकाला जाता है। सबसे गर्म महीना कितना है और सबसे ठंडा का कितना है, दोनों को मिला लिया, उसको आधा कर दिया, वो क्या बन जाएगा हमारे पास में, एवरेज टेम्परेचर बन जाएगा। तो क्या होता है कि गर्मी में जून में यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है,
और लेकिन ठंड के अंदर यहाँ पे ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर सेंटर में मेंटेन करता है और ये आ जाता है 22 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ये बात मेरी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी औसत वार्षिक तापमान, ये थी आर्द्रता और ये थी हमारे पास में वर्षा। अब चलिए अब उनकी थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता से पहले हम इनका एरिया डिसाइड कर देते हैं, पहले कौन सा एरिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक तापमान अगर हम देखते हैं औसत तापमान में, यानी पूरे वर्ष की बात करते हैं, तो सबसे अधिक तापमान दक्षिण भारत में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में ही कर्क रेखा से नीचे ही सूरज रहता है। साल भर सूर्य की किरणें कर्क से मकर के बीच में ही रहती हैं, तो इस वजह से ये भूमध्य के नज़दीक होने की वजह से इस एरिया में अधिक गर्मी रहती है। और यहाँ पर पश्चिमी घाट है, यहाँ पर क्या है? पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट से वो बादल, जैसे ही गर्मी होगी तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, टकराएंगे, वर्षा करेंगे। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हमें कौन सी वनस्पति मिलेगी? सदाबहार वनस्पति मिलेगी। और उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो अर्ध सदाबहार वनस्पति मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ सदाबहार वनस्पति है उसकी थोड़ा सा नीचे अर्ध सदाबहार वनस्पति मिलेगी। देखो ऊंचाई के हिसाब से भी मैं अगर इसको डिसाइड करूँ तो ऊंचाई के हिसाब से भी हम ये देखो इस प्रकार से, मैं आपको हिमालय जो पर्वतीय वन करेंगे ना, तब मैं आपको ये सभी के सभी दोबारा से ऊंचाई के हिसाब से डिसाइड करवाऊंगा कि कैसे वन ऊंचाई के हिसाब से भी बदलते हैं, स्थान के हिसाब से भी बदलेंगे और ऊंचाई के साथ भी बदलेंगे। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसके अलावा पश्चिमी घाट, पहला इसका एरिया कौन सा बना? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बाद में देखें तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पलानी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये सब क्या है? इस का यानी सदाबहार वनस्पति का ही क्षेत्र है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, इसके बाद पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। ये अन्नामलाई भी तमिलनाडु के अंदर है, नीलगिरी दोनों के बीच में है। और इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। इसके अलावा ये पूर्वोत्तर राजस्थान, ये पूर्वोत्तर राजस्थान जो है ये सारा का सारा कैसा है? ये सदाबहार वनस्पति का क्षेत्र है। यहाँ तक ये पूरा सदाबहार वनस्पति का क्षेत्र हमें यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर की आती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और पतझड़ वन। इससे पहले हम देखते हैं कांटेदार वनस्पति को। कांटेदार वनस्पति जो है, यहाँ से शुरू करेंगे, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान और थोड़ा उत्तर का गुजरात। तो ये सारा का सारा इलाका जो है ये कौन सा है? 3 नंबर वाला है, ये 1 नंबर वाला था। ठीक है, तो 3 नंबर में कौन है? कांटेदार वनस्पति है, मरुस्थलीय वनस्पति है, जहाँ 70% से भी कम वर्षा होती है। ऐसा ही एक क्षेत्र आपने यहाँ पर भी देखा होगा, वृष्टिछाया प्रदेश। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र का इलाका है। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र का इलाका, जहाँ पर क्या है? मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस तरफ से जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो वो ये पश्चिमी घाट से टकरा करके सारी वर्षा यहीं कर देता है, जिस वजह से आगे वर्षा नहीं हो पाती और वहाँ पर लौटता मानसून वर्षा करता है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, इसलिए 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला ये स्थान बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद में आते हैं हम पर्वतीय वनों के ऊपर। तो पर्वतीय वन जो है वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। ये ऊपर का जो सारा का सारा इलाका है ये पर्वतीय वन का रहेगा। और मैंग्रोव वन बहुत कम जगह पर रहेंगे, इसलिए उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटर में, कौन आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सेंटर में 2 नंबर का स्थान है। ये जितनी भी बीच में पहाड़ियाँ हैं, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, जैसे विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा जो है, इनको छोड़ करके, इन पहाड़ियों को छोड़ करके बाकी सभी एरिया में हमें कौन सी वनस्पति मिलेगी? पर्णपाती वनस्पति मिलेगी, पतझड़ वनस्पति मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ तक देखिएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक बार इसका मैप डिसाइड कर दिया है पूरा का पूरा। इस एरिया में मरुस्थलीय वनस्पति हो चुकी है और यहाँ पर भी मरुस्थलीय वनस्पति हो चुकी है
इसको थोड़ा अलग से कर देते हैं। तो ये हमारे पास में प्लस के निशान बन गए, बॉक्स बना दिए मैंने यहाँ पे, और बॉक्स से ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी है, पश्चिमी घाट यानी कि सदाबहार वनस्पति है यहाँ पे। ओके, और सेंटर का जो बीच का खाली एरिया है ये पूरा का पूरा ले लेंगे किसमें, पतझड़ वन में आ जाएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी इनकी विशेषता देखते हैं। विशेषता ध्यान रखिएगा कि जो सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन बहुत ही सघन होते हैं, सघन होते हैं ये वाले वन, सघन। अब इनकी ऊंचाई देखते हैं पहले। ऊंचाई की बात करें तो देखिएगा, सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन बहुत ऊंचे वन होते हैं। इनकी ऊंचाई होती है 40 से 60 मीटर, 40 से 60 मीटर ये ऊंचे वन होते हैं, 40 से 60 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं, ये आते हैं हमारे पास में 30 से 40 मीटर, 30 से 40 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। और इसके बाद में आते हैं मरुस्थलीय वन, जो कि ओनली 6 से 9 मीटर के ऊंचे होते हैं, 6 से 9 मीटर की ऊंचाई के होते हैं। इस क्षेत्र में अधिकतर मरुस्थलीय प्रदेश में क्या मिलती हैं, अधिकतर झाड़ियाँ मिलती हैं हमें, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद में सदाबहार वन की विशेषता को। तो सदाबहार वन जो होते हैं, सदाबहार वन, यहाँ पर बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, यानी बहुत प्रकार के यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। सिर्फ एक प्रकार की वनस्पति नहीं मिलेगी आपको, बहुत अधिक प्रकार की वनस्पति मिलेगी। तो इसका मतलब इस क्षेत्र में हमें क्या मिलेगा, ऊंचाई तो हमने देख ली सबसे अधिक है। दूसरी, चौड़ी पत्तियाँ होंगी, चौड़ी पत्तियाँ इनकी विशेषता रहेगी। और तीसरी बात, आगे दूसरी बात देखेंगे तो ये इनके पास दलदली प्रदेश होगा, दलदली भूमि होगी। इनके नीचे कैसी होगी, दलदली भूमि, क्योंकि पत्तियाँ चौड़ी है। चौड़ी पत्तियाँ होने की वजह से बरसात तो खूब हो रही है, लेकिन सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि इनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक है। तो ऊंचाई अधिक है, सूर्य की किरणें आई, चौड़ी पत्तियाँ हैं, उन्होंने इसको रोक लिया, इसीलिए वो नीचे तक किरणें नहीं गई, तो नीचे की ज़मीन नहीं सूखेगी, इसलिए वो ज़मीन दलदली बनी रहेगी। उसके बाद में, और जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत रोशनी जाएगी, वहाँ पर उस रोशनी की वजह से घास फूस निकलेगी। और यहाँ पर जो हमें वनस्पति देखने को मिलेगी वो आएगी हमारे पास में रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी और एबोनी, ठीक है। तो इस प्रकार की वनस्पति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो समझ गए आप इसकी विशेषता, चौड़ी पत्तियाँ हैं, दलदली भूमि है, चौड़ी पत्तियाँ की वजह से दलदली भूमि है, ठीक है। और यहाँ की जो लकड़ी होगी, इनकी लकड़ी कैसी होगी, लकड़ी इनकी कठोर होगी, कठोर एवं मजबूत होगी, जो कि काटने में बहुत मुश्किल होगी, काटने में जिसमें बहुत कठिनाई होती है। ओके, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं पर्णपाती पतझड़ वन। ये ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, ग्रीष्म के आरंभ में ही क्या कर देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, आरंभ में पत्ते गिरा देते हैं, पूरे पत्ते एक साथ ही गिरा देते हैं, इसलिए ये पूरे पर्णपाती हो जाते हैं। पतझड़ यानी बिल्कुल ही बिना पत्तों के दिखाई देते हैं। लेकिन सदाबहार वन जो होते हैं ना, ये टाइम पे पत्ते गिराते हैं, मतलब कुछ पत्ते गिराते रहते हैं और पीछे इनके हरे पत्ते आते रहते हैं, जिस वजह से ये साल भर हरे भरे ही दिखाई देते हैं। और ये क्या कर देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। और लकड़ी इनकी भी मजबूत होती है, कठोर मजबूत होती है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इनके जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते ये मध्यम होते हैं, मध्यम यानी ज़्यादा चौड़े भी नहीं होते और ज़्यादा पतले भी नहीं होते। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगी वो मिलेगी सागवान, ठीक है। और सॉरी सागवान, हाँ ठीक है, सागवान हो गया। शीशम, सागवान, शीशम,
और पलास के वृक्ष होते हैं, पलास वृक्ष, ठीक है। चंदन हो गए, चंदन प्राप्त होता है, चंदन हो गया। रबड़ तो इसमें आ जाएगी, रबड़ इसमें आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ जाएगी रबड़, इसमें लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ग्रीष्म के अंदर इन्होंने पत्ते गिरा दिए। और तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास में मरुस्थलीय, ठीक है। मरुस्थलीय जो है, तो मरुस्थलीय जो वनस्पति है, इससे आप बिल्कुल रूबरू हैं इस वनस्पति के साथ। तो ये जो वनस्पति है यहाँ, ये बिल्कुल पतले पत्तों वाली होती है, बिल्कुल बारीक पत्ते होते हैं इसके, यानी पत्ते छोटे होते हैं, पत्ते छोटे होते हैं, जैसे कि खेजड़ी हो गया, ठीक है। खेजड़ी है, केर है, बेर है, झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ अधिक होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बबूल है, तो इन सब के पत्ते बहुत ही बारीक होते हैं, पतले होते हैं। ये पतले पत्ते क्यों होते हैं, छोटे क्यों होते हैं, ताकि उनके पास जो जल की मात्रा है उसका वाष्पीकरण ना हो सके। और ये कांटेदार होते हैं, जिसकी वजह से वाष्पीकरण बहुत कम होता है, क्योंकि जितना चौड़ा पत्ता होगा उतनी अधिक किरणें उस पत्ते पर पड़ेंगी और उतना अधिक वहाँ से वाष्पीकरण होगा। और इनके पास में तो पानी की मात्रा खूब होती है, इसलिए ये खूब फैलाते रहते हैं पानी, जिस वजह से इनके पत्ते बहुत चौड़े हो जाते हैं और वहाँ से वाष्पीकरण होता रहता है और नीचे सूर्य की किरणें नहीं जाती, जिससे नीचे दलदल बना रहता है, क्योंकि इनको नीचे से पानी मिलता रहता है, तो पत्ते इनके बड़े रहते हैं। और वैसे भी बरसात बहुत अधिक होती है। यहाँ पर क्या होता है, इनके पास में भी पतले मीडियम पत्ते होते हैं, इनके पास पानी, वर्षा की कमी है, इसीलिए ये पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी को कुछ देर तक अपने पास में रख सके। और इनके पास में तो बिल्कुल ही कम पतले पत्ते हैं, क्योंकि पानी की बहुत कमी है, इसलिए इनको पानी वर्षा से ना मिलकर के ये भूगर्भ से पानी खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनकी एक और विशेषता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें ये बहुत ही मोटी और गहरी होती हैं। जड़ें हम लिखेंगे यहाँ पे, जड़ें गहरी व मोटी होती हैं, गहरी एवं मोटी होती हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद में एक बात और देखें, इसकी जो छाल होती है ना, छाल, वो भी बहुत मोटी होती है। छाल कैसी होती है, बहुत मोटी होती है, ताकि उसकी छाल में से भी वाष्पीकरण ना हो सके। देखो वो छाल क्या होता है, छाल इतनी मोटी क्यों हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं, जिस वजह से उसका वाष्पीकरण तो होगा ही होगा। तो वाष्पीकरण जैसे होगा तो वो वाष्पीकरण बहुत अधिक अंदर तक हो जाता है, जिस वजह से उसकी बहुत मोटी छाल एकदम से उतरती है। बाकी जगह पर पतली छाल उतरती है, उसका कारण क्योंकि वो थोड़ी सी जगह से ही वाष्प होता है और पतली पतली उसकी छाल ऊपर से उतर जाती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में वर्षा की वजह से। ओके, तो यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल समझ चुके हैं, खेजड़ी, बबूल, केर, बेर, ठीक है। ये सब जो है वो मरुस्थलीय वनस्पति के उदाहरण है। ओके, इसके बाद हम 2 देख लेते हैं जल्दी से ही, और फिर हम इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं, जो हमारा वनस्पति के टाइप्स का जो टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेना इसको बाद में। और आप सभी नोट्स ज़रूर बनाएं, जो भी ऑनलाइन वीडियो को, लाइव वीडियो को देखता है, नोट्स ज़रूर बनाएं आप। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी पर्वतीय वन और एक दक्षिण पर्वतीय वन। उत्तरी पर्वतीय वन यानी हिमालय, और एक है दक्षिण पर्वतीय वन यानी कि प्रायद्वीपीय वन। हिमालय के वन और प्रायद्वीपीय वन की बात हो रही है। हिमालय की यदि हम बात करते हैं तो हिमालय के अंदर हमें बहुत अधिक प्रकार की विविधता देखने को मिलेगी, क्योंकि हिमालय जो है बहुत अधिक ऊंचा है, तो वहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती से लेकर के
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती से लेकर के टुंड्रा, अल्पाइन व टुंड्रा प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। देखो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ 0 से लेकर के 1000 मीटर तक जो हमें मिलेंगे, ये मिलेंगे उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती वन हमें यहाँ पे मिलते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक हम देखते हैं तो यहाँ हमें मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। 2 से 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं अल्पाइन वन, अल्पाइन। और 3 से 4 तक देखते हैं तो यहाँ हमें मिलते हैं टुंड्रा वन, टुंड्रा वनस्पति हमें यहाँ पर मिलती है, प्राप्त होती है। तो यानी इस प्रकार से ऊंचाई के हिसाब से भी वनस्पति में परिवर्तन देखा जाता है। तो ये है पर्वत, ये है हिमालय पर्वत के वन, हिमालय। और ऐसे ही अगर हम देखें प्रायद्वीपीय पठारों में, प्रायद्वीपीय पठारों में देखते हैं तो वहाँ पर भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, पलानी की पहाड़ियाँ हैं, इलायची है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, उन सब पहाड़ियों पर भी हमें ये वन मिलते हैं। तो वहाँ पर हमें मिलेंगे, जैसे 1000 मीटर की ऊंचाई पर हम बात करते हैं, 1000 मीटर से 1500 मीटर, 1500 मीटर, तो यहाँ पर पहले हमें मिलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे, और यहाँ पर हमें मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। तो जो वन इस क्षेत्र में मिलते हैं ना, यहाँ पर ऊपर जो भी वन मिलेंगे उन्हें दक्षिण के अंदर या नीलगिरी में, सतपुड़ा में, विंध्याचल के अंदर शोला कहा जाता है, शोला, शोला कहते हैं या उसे शोलास कहते हैं, शोलास, शोलास वनस्पति कहते हैं। ये क्या है, ये नीलगिरी में, नीलगिरी, सतपुड़ा, नीलगिरी सतपुड़ा पहाड़ियों पर, नीलगिरी, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल में जो मिश्रित वनस्पति हमें मिलेगी उसे शोलास या शोला कहा जाता है। तो यहाँ तक थी हमारे पास में, ये हमने पर्वतीय वनस्पति को 2 भागों में बांटा था। अब लास्ट में हमारे पास में बचते हैं मैग्रोव वनस्पति। मैग्रोव वनस्पति जो होती है इसे ज्वारीय वन भी कहा जाता है, ज्वारीय वन। यानी ये जो वन होते हैं ये तट की रक्षा करते हैं ज्वार भाटा के समय, क्योंकि ज्वार भाटा के समय क्या होता है कि जब ज्वार आता है तो पानी ऊपर उठेगा और भाटा के समय पानी अपने साथ मिट्टी का कटाव करता है। तो इसीलिए उस क्षेत्र में हमें जो वनस्पति देखने को मिलेगी वो कुछ वनस्पति इस प्रकार की होगी, यानी उसकी जो जड़ें होती हैं ना वो धरातल पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। मैग्रोव वनस्पति की जो जड़ें होती हैं ये धरातल के ऊपर निकली होती हैं, धरातल के ऊपर होती हैं। और ये वन जो होते हैं ये वन ज्वारीय वन कहलाते हैं, या इन्हें वेलांचली वन भी कहते हैं, बेलांचली वन भी कहते हैं। और ये ज्वार भाटा के समय तट की रक्षा करेंगे, और उस समय जो जल आएगा वो होगा क्षार, यानी क्षारीय जल होगा। यानी इन पौधों में इनकी जो विशेषता हम बात करते हैं विशेषता की, तो इनमें क्षारीयता को सहन करने की बहुत क्षमता होती है, क्षारीयता को सहन करने में सक्षम होते हैं, सहन करने में सक्षम होते हैं। ये जो वनस्पति है ये हमें मिलेगी डेल्टा प्रदेशों में, डेल्टा, जहाँ पर डेल्टा यानी नदियों द्वारा बहाकर मिट्टी समुद्र में लाई जाती है, महासागरों में लाई जाती है, वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। तो उस क्षेत्र में ये वनस्पति बहुत अधिक होती है। और डेल्टा में अगर हम सबसे अधिक बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करते हैं तो वो आता है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। तो जहाँ पर क्या है कि सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है, सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है, जिस वजह से इस डेल्टे को, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से
जितने भी भारत में डेल्टा प्रदेश है वहाँ पर हमें मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी, यानी ये अलग अलग जगहों पे मिलती है, इसीलिए हम इसको पर्टिकुलर एक जगह पर शो नहीं करते। यानी जैसे हमारे पास में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आ जाएगा, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में ये वनस्पति अधिक रहेगी। इसके अलावा सौराष्ट्र तट पर भी ये वनस्पति मिलती है। सौराष्ट्र यानी गुजरात का तट, सौराष्ट्र तट पर भी हमें ये वनस्पति मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी दलदली क्षेत्र है और उस क्षेत्र में भी ज्वार भाटा की स्थिति, ज्वार भाटा आते हैं। तो ये था हमारे पास में आज का भारत की वनस्पति का टॉपिक। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।